अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बेहा कामरान, आपसे एक दफ़ा और मुखातिब कोरू कंसल्टेंट की जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम वक्तन आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं और उसमें हम कनाडा के हवाले से, यूएस के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया है या उसमें कोई भी ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन होती है उसको आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, आज हम कुछ हमारे क्वेश्चन हैं उनको ही क्लैरिफाई कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने आज दावत दी है। हमारे वेल नोन हमारी एक पर्सनालिटी है और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, मिस्टर अली अफजल खान साहब। मैं सर आपको शामिल करती हूँ, दोबारा से थोड़ा सा टाइम निकाल लिया हमारे लिए और उन क्लाइंट्स के लिए जिनकी क्यूरीज हैं उसको थोड़ा सा हम डिटेल कर लें। तो मेरी अपनी कंपनी है तो उसके लिए टाइम निकालना क्या है, बल्कि मैंने अपने लिए टाइम निकाला है, अपनी कंपनी के लिए टाइम निकाला है। और जैसे आपने कहा कि जब भी कोई, एक तो ये है कि कुछ बातें इसमें यकीनन ऐसी होंगी जो रिपीटेडली आप सुन चुके होंगे, लेकिन चूंकि ह्यूमन साइकी है कि जब तक हम उसको बार बार एक रिमेम्बरेंस ना करें किसी चीज की तो भूल जाते हैं। पूरी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग बेसिस पे करती है, तो इसलिए कुछ चीजें रिपीटेड होंगी जो ऑलरेडी पता होंगी आपको, और मेरा ख्याल है कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले अभी मैं एक आपसे पूछना चाहूंगी कि EB-2 NIW ये ग्रीन कार्ड कैसे ग्रीन कार्ड को लीड करता है, या आपकी ये जो कैटेगरी है ये डे 1 से ही ग्रीन कार्ड कहता है? जी, अगेन उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं इस पे इजहार ख्याल कर चुका हूँ और हम लोग डिटेल वीडियो बना चुके हैं, मगर उन लोगों के लिए जिनके पास ये नॉलेज है उनके लिए एक रिफ्रेशर है ये, और वो लोग जो अनअवेयर हैं उनके लिए एक ये एजुकेशनल वीडियो रहेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, EB-2 NIW is an immigrant employment based immigrant category। जब हम कहते हैं इमिग्रेंट कैटेगरी तो इसका मतलब है डे 1 से ये ग्रीन कार्ड ही है। और लेकिन ग्रीन कार्ड का जो रोड मैप है इस तरह से है कि पहले आपको, क्योंकि ये जो EB-2 की 2 सब कैटेगरीज हैं, एक तो वो है इनमें जो एडवांस डिग्री होल्डर्स हैं। एडवांस डिग्री होल्डर्स में मोस्टली जो इनके पास मास्टर्स की डिग्री है, 18 साल की उनकी एजुकेशन है, और इवन हायर है, PhD है या फिर डॉक्टरेट उन्होंने की हुई है, वो लोग भी हैं। और साथ साथ एडवांस डिग्री के अंदर वो प्रोफेशनल्स भी हैं जिनके पास मास्टर्स की डिग्री तो नहीं है मगर बैचलर की डिग्री है। लेकिन अगर वो शो कर दें 5 years पोस्ट बैचलर प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस के प्रोग्रेशन है उनकी 5 साल में, तो वो फिर एज ए बैचलर भी they can be accepted, they are eligible to apply as being bachelor with 5 years of progressive work experience। और दूसरी जो सब कैटेगरी है वो है एक्सेप्शनल एबिलिटी के लोग हैं, और एक्सेप्शनल एबिलिटी के जो लोग हैं उसमें 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें 3 उसकी फील्ड हैं, सॉरी, इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड बिजनेस। यानी आपको अपनी एक्सेप्शनल एबिलिटी शो करनी है सबसे पहले इन द फील्ड ऑफ साइंस, in the field of arts or in the field of business। तो अगर आप इन तीनों फील्ड में अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है as a scientific person, as an artist or as a businessman या as an entrepreneur, तो फिर आप exceptional ability के अंदर शामिल हैं। तो ये 2 सब कैटेगरीज हैं इसकी, और ये डे 1 से ग्रीन कार्ड ही है। यानी if the petition is approved by USCIS, then you along with your family, your children must be under 21 years of age, will be given the green card, but after arrived in USA। ठीक है सर, जो EB-2 NIW में उन्होंने वेवर दिए हैं, वो उन्होंने किस बुनियाद पे उनका एक जो समझे एक पैरामीटर्स क्या है वो किस उस पे दिए उन्होंने वेवर, किस चीज की? ठीक है, अच्छा, पहली बात तो हमने कर ली एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले ये बात यकीनी है कि सबसे पहले किसी को एलिजिबल होना पड़ता है।
and like after being eligible, you also you must qualify 3 prongs which they have, and everybody has to be successful in those prongs. अच्छा, वो जो 3 prongs हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो the applicant or the aspirant must have substantial merit and national importance. Secondly, you should be well positioned to come and advance the proposed endeavor. And the third, and most importantly, the third prong is that your work and your skill should be beneficial for US society. Okay? तो अब इस पे थोड़ा सा मैं elaborate कर दूं कि substantial merit का मतलब ये है कि आपका जो work है, आपका जो endeavor है, वो widely beneficial हो US society के लिए और national importance भी हो उसमें. Secondly, you should be well positioned का मतलब ये है कि well positioning के अंदर यानी substantial merit में तो आ गया कि जो आपका endeavor है उसकी कितनी importance है वहाँ पे, उसकी कितनी अहमियत है और कितनी जरूरत है वहाँ पे, क्या बहुत ही widely एक wide canvas पे जरूरत है, क्या आपका work experience ऐसा है जिससे US citizens को, वहाँ के residents को एक widely beneficial यानी widely beneficiary है उनके लिए और प्लस उनका national importance में भी आती है ये चीज. Secondly, well positioning जो है उसमें प्रोफाइल आ गया पूरा, आपका academic आ गया, आपकी education, आपका professional experience, आपकी accomplishment, आपकी achievement, ये सारी चीजें आ गई in order to show that I'm well positioned in my country. और साथ साथ ये कि ये well positioning इसलिए जरूरी है कि your last 10 years are very important in order to show them or convince them that I've been progressing in my profession also, and I'm well positioned here in my country. So in order to show that, your last 10 years, 5 years are very important. And thirdly कि आपके उस काम से जैसे एक STEM की हम एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने खुद मुतारिफ कराई है. STEM means बहुत से लोग इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं. STEM means it's actually an abbreviation of S means science, T means technology, E means engineering, and M means not management but mathematics. ठीक है. So if you belong to one of these occupations and professions, then you are highly in demand, and the probability factor and the chances of getting the petition approved is are massive. ये इसमें एक अर्ज है. तो ये 3 प्रॉन्ग्स हमने थोड़े से एलैबोरेट कर दिए जिसमें आपकी सब्सटेंशियल मेरिट आ गई, नेशनल इंपॉर्टेंस आ गया, आप कितने वेल पोजीशन है यहाँ पे, और आपके इस काम से, आपकी स्किल से क्या यूएस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, ताकि बिकॉज इट हैज टू बी बैलेंस्ड. बिकॉज जब आप नेशनल इंटरेस्ट वेवर क्लेम करते हैं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि मेरा प्रोफेशन, मेरा काम, मेरा स्किल इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो नीडेड इन यूएसए. So it is that much important to get the waiver for both the things, for getting the job and for getting the labor certification. तो वो कहते हैं कि भाई it needs to be balanced, कि आप में ऐसी क्या खास बात है कि वैसे जो लोग आ रहे हैं EB2 के लिए उनको जॉब की जरूरत भी है, उनकी पर्म प्रोसेस भी है, उनकी पिटीशन भी उनका एम्प्लॉयर फाइल कर रहा है. तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका ये वेव कर दिया जाए तो इट नीड्स टू बी बैलेंस, और बैलेंस मतलब इट नीड्स टू बी जस्टिफाइड इन अ वे टू शो द USCIS कि जी आई बिलोंग टू STEM, or my profession or my work is one of the most necessary profession in USA.
So for that, all these requirements need to be waived. सर ये जो आपने स्टैम्प का कहा, इसमें आप साइंस भी आ गई, टेक्नोलॉजी भी आ गई, और इसके अलावा मैथमेटिक्स भी आ गई, और मेडिकल आपने कहा, मैथमेटिक्स और एक और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। हाँ, तो देखिए ये जो उन्होंने प्रोफाइल दी हुई है, वैसे अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा जाए तो उन्होंने वैसे भी 3 कैटेगराइज उन्होंने दी हुई है। नंबर 1 पे मेडिकल स्टाफ है, नंबर 2 पे आईटी और इंजीनियर्स हैं, और थर्ड पे जो बाकी ऑक्यूपेशन है उनको उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। ये तो, लेकिन ये आज आपने जो ये स्टैम्प बताया, ये तो एक और एक इजाफा हो गया। मेडिकल का अच्छा हुआ आपने मुझे याद करा दिया। मेडिकल के लोग तो बिकॉज ऑफ द कोविड they are highly in demand, they are needed, they are very much needed, and you know उनकी तो जरूरत है ही। अच्छा हुआ आपने इस पॉइंट की तरफ इशारा किया कि जो मेडिकल के लोग हैं उसमें मेडिकल स्टाफ है, पैरा मेडिकल स्टाफ है, उसमें नर्सेज भी हैं, उसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। ये इन लोगों की जरूरत तो सबसे पहले है। तो जो हमारे जैसे अभी क्लाइंट्स हैं, उनका ये सवाल है कि मेडिकल स्टाफ के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेस हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, उनको यूएसएमएल क्लियर करना पड़ता है। और हमारे पास तो बहुत सारी मेजॉरिटी में डॉक्टर्स हैं जिनकी पिटिशन अप्रूव भी हो चुकी हैं, लेकिन जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका आगे से ये सवाल होता है कि ये किस तरह पॉसिबल है। तो इसको किस तरह हम जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या उन्होंने किस चीज का वेवर दिया है, उसको किस तरह उन्होंने जो है वो डिफाइन किया है EB2 and IW में। And to you know like कि वो डॉक्टर्स का हो सकता है। और अच्छा, अब रही बात कैसे हो सकता है, ये बात सही है कि डॉक्टर्स के लिए उनका एक तरीकाकार है वहाँ पे, जैसे USMLE कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन कहते हैं, और उसका पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। पहले पार्ट 1 क्लियर करना होता है, फिर पार्ट 2 क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट बीइंग क्लियर USMLE पार्ट 1 एंड पार्ट 2 you are not allowed to go there and practice as a doctor। लेकिन चूंकि कोविड की वजह से वहां पे यही बात हमने कन्विंस किया था शुरू में डॉक्टर्स को भी कि देखिए, चूंकि कोविड की वजह से वहां अभी भी उसके इम्पैक्ट्स, उनके आफ्टर इफेक्ट्स मौजूद हैं, और अभी भी कई स्टेट्स में कई शहर ऐसे हैं जहां पे लोगों को जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसकी शॉर्टेज है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि वो फिलहाल इसको वेव करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई डॉक्टर ये कमिटमेंट करे कि वो जाके उन अंडर सर्व एरियाज में जहाँ पे उनके कुछ वेटरन हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे जरूरत है, या कुछ और जगहों पे जरूरत है, वो सर्व करे फॉर 3 to 5 years, तो और उनको फिर रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दिया जाता है उसी स्टेट का। ऐसा नहीं है कि वो वहां जाके अमेरिका की जितनी स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट 50 और मोर देन 50 उन स्टेट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट they will be given a restricted license to practice in that specific state, or in the meanwhile they also have to clear USMLE examination। ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे। पहली बात ये है कि रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दिया जाएगा कि उसी स्टेट में प्रैक्टिस करें, एंड सेकेंडली साथ साथ आपको USMLE एग्जामिनेशन भी क्लियर करना होगा। और थर्डली जो मैंने बताया कि कुछ डॉक्टर्स की हो चुकी है पिटीशन अप्रूव, तो वो तो खुद एज एन एविडेंस काफी है इस बात। अच्छा, अब ये नहीं है कि सारे डॉक्टर्स की पिटीशन अप्रूव हो जाएगी, यकीनन उसके अंदर मैरिड या डीमैरिड होंगे, और उसमें कुछ की अप्रूव्ड होगी, कुछ की रिजेक्ट भी होगी, लेकिन वजह वो नहीं है जो वो समझ रहे हैं कि हमारे पास USMLE क्लियर हमने नहीं किया तो ये वजह है। उसकी वजह कुछ और हो सकती है। उसकी वजह ऑब्वियसली सर जो उनकी नेशनल इम्पोर्टेंस होगी वो भी हो सकती है, या कुछ और भी हो सकती है। तो दूसरा सर ये है कि EB2 NIW में जो हम पिटीशन फाइल करते हैं,
اب اپروول آ گیا, ہم نے ویزا فائلنگ بھی کر لی, اب وہ وہاں پہ چلے گئے. اب جب وہاں پہ چلے گئے تو ان کو وہاں پہ جاب کے لیے لیبر سرٹیفکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیں ان کو وہاں جا کے لیبر سرٹیفکیشن تو ویو ہو گیا نا, رائٹ. ان کو یقیناً ورک آتھرائزیشن کے لیے ان کو فارم فل کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ورک آتھرائزیشن سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ آپ وہ جو ایک ریلیٹڈ اس کا فارم ہے وہ فل کرتے ہیں اور اس کی فی ادا کرتے ہیں, اور پھر آپ کو وہ ورک آتھرائزیشن لیٹر یا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. وہ ورک آتھرائزیشن فارم ہوتا ہے, وہ آپ کا لیبر سرٹیفکیٹ نہیں. نو نو. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اس میں دیکھیں ایک ایکسیپشنل ایبلٹی ہے, ٹھیک ہے, تو EB2 میں انہوں نے ایکسیپشنل ایبلٹی کا کیا ایک پرپس رکھا ہے, کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان چند ڈاکٹرز کے میں نے انٹروڈیوس کیے, جی سر, اور وہ آپ کو ہماری یعنی فیس بک پہ یا ہماری ویب سائٹ پہ وہ انٹرویوز وہ مل جائیں گے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کوئی ہمارے کوئی پیڈ ایکٹرز نہیں ہیں, دے آر ڈاکٹر, دے آر سرونگ سم ویئر ایٹ اے ویری ریسپانسبل ہاسپٹل. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ, اینڈ دے themselves are ایویڈینس ٹو شو. دیکھیں ایکسیپشنل ایبلٹی ویسے تو میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں 3 فیلڈس کی تو بات ہم نے کر لی. اچھا ہاں, اب یہ ہے کہ کیسے سمجھا جائے کہ وہ ایکسیپشنل ایبلٹی والا شخص کون ہے یا وہ خاتون کون ہے. تو اس کے لیے ان کے 6 کرائٹیریاز ہیں, 6 ہیں آئی گیس 6 ہیں. 6 ان کے کرائٹیریاز ہیں, 6 پیرامیٹرز ہیں. اس میں سے آپ کو 3 پورے کرنے ہیں. یہ اچھا سوال ہے آپ نے کیا آپ نے کہ بھائی کوئی بھی ایسے اپنے آپ کو ایکسیپشنل, یعنی ہر آدمی ایسے تو ایکسیپشنل نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا آرٹسٹ ہے, کوئی بڑا پینٹر ہے, کوئی بڑا میوزیشین ہے, کوئی بڑا ایکٹر ہے, یا کسی نے بہت ہی کوئی سائنٹیفک کوئی ایسی کنٹریبیوشن کی ہوئی ہے جو اس نے ایک ایڈیشن کیا ہو اپنے فیلڈ میں. ہر آدمی کوئی ایسا نہیں ہوتا جس نے کوئی بہت ہی میجرلی یا میسولی ایز اے بزنس مین کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے. تو پھر معیار کیا ہے ایکسیپشنل ایبلٹی کا؟ تو معیار کے لیے کوئی بھی اگر آپ انسان اپنے آپ کو جاننا چاہے کہ میں کیا پورا اترتا ہوں اس پہ کہ نہیں, اس میں انہوں نے 6 کرائٹیرین دیے ہوئے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈگری ہو, آپ کے پاس 16 ایئرس کی ایجوکیشن ہو کم سے کم. ٹھیک ہے سر, رائٹ, ڈگری ہو آپ کے پاس جس میں آپ شو کر سکیں کہ بھائی I'm not an illiterate person اور I'm a literate person. اور اس میں اگر آپ کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے تو یہ it will be well enough to show. Secondly یہ ہے کہ آپ کے پاس more than 10 years کا ایکسپیرینس ہو. Thirdly یہ ہے کہ آپ کے پاس ممبرشپ ہو, اور ممبرشپ ایسی ممبرشپ نہیں جو آپ کسی بھی جم خانہ کی لے لیتے ہیں یا کسی اور کسی چیز کی لے لیتے ہیں. یہ وہ ممبرشپ ہے جو ان پروفیشنلز کو ان کی فیلڈ میں ایک سرٹن اچیومنٹ کے بعد ملتی ہے, رائٹ, جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی آ سکتے ہیں, جس میں اور لوگ بھی آ سکتے ہیں, آئی ٹی کے کچھ پروفیشنل آ سکتے ہیں. تو یہ وہ ممبرشپ ہے جو ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ہو جن کی اس فیلڈ میں. فورتھ از آپ کے پاس لائسنسڈ ہو. ففتھ یہ ہو کہ آپ کی سیلری ہینڈسم ہو. اور سکستھ یہ ہو کہ آپ کے ریکگنیشن لیٹرز, ریکمنڈیشن لیٹرز کہ آپ کی کام کو, آپ کی سروسز کو, آپ کی پروفیشن کو لوگ ریکگنائز کرتے ہیں, رائٹ. اور سیونتھ انہوں نے چھوڑ دیا ایکچولی, جو آپ نے سیونتھ کہا, ٹھیک ہے. سیونتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی تھرو اینی مینس اینڈ وے if you can prove or show that you are a person of exceptional ability. تو یہ 6 کرائٹیریا ہیں, اس میں سے 3 اگر کوئی شخص پورے کر لے, اور موسٹلی کر سکتا ہے. دیکھیے 10 years, more than 10 years ایکسپیرینس لوگوں کا ہوتا ہے in the field of science, arts and business ہم بات کر رہے ہیں, رائٹ. اور اگر آپ کی ہینڈسم سیلری ہے
और आपके पास कोई लाइसेंस है या मेंबरशिप अगर नहीं भी है तो through those like recommendation letters you can actually meet those 3 out of 6 criteria and you can apply as being an exceptional person. Sir, so what is difference between permanent resident and citizenship? Like अगर आप green card पे जाते हैं और उसके बाद आप citizenship के लिए eligible हो जाते हैं तो इन दोनों में किस चीज का difference, major difference क्या? Major difference तो सबसे पहले ये होता है कि जब तक कि आप citizen नहीं बन जाते, right? उस वक्त तक आपके पास वो यानी आप बहुत सारे अपने फैमिली प्रेफरेंसेस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जो परमानेंट रेजिडेंट है वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकते जब तक कि वो सिटीजन नहीं बनता। मिसाल के तौर पे जो एक परमानेंट रेजिडेंट है वो अपने सिबलिंग्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकता जब तक कि वो सिटीजन यानी उसको सिटीजनशिप ना मिल जाए। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं एंड आई थिंक कि उसको इलेक्शन के अंदर भी लाइक यू नो आफ्टर बिकमिंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री ओनली देन यू हैव अ राइट टू एक्चुअली वोट। और के क्लाइंट्स हैं या जो हमारे पास आते हैं तो उनको इस चीज की क्लैरिटी मिल जाए इस चीज पे। देखिए अब तो यानी कोरू कंसल्टेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बेशुमार पिटीशंस अप्रूव हो चुकी हैं और उसमें अच्छी बात ये है कि ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है ये खासी हद तक तो मैं ही समझता हूँ कि हमारे जहनों में तो बहुत क्लैरिटी यानी मेरे जहन में मेरे सारे काउंसलर्स के जहनों में, लेकिन वो लोग जो अभी तक इस बात को नहीं समझते क्योंकि बेशुमार केसेस में हमारी बहुत ही डाइवर्सिफाइड किस्म की पिटीशन अप्रूवल हैं, माइन्यूटेस्ट लेवल पे भी हैं, हाईएस्ट लेवल पे भी हैं। कुछ लोग वो भी थे जो यहाँ पे लाइक उनकी सैलरी 45-50 हजार रुपए की जॉब कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन ये ठीक है कि वो आईटी से बिलोंग कर रहे थे और यानी उनकी जरूरत थी वहां पे। तो ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके यानी जो USCIS की वेबसाइट है वहां पे आप अगर देखेंगे तो EB2 की 2 सब कैटेगरीज हैं और ये मैंने नहीं किया, किसी मास्टर्स के अलावा बैचलर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास बैचलर आप हैं, लेकिन आपका बैचलर जो है वो यहाँ के सिर्फ HSC का यानी सिर्फ यहाँ की हायर एजुकेशन कमीशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी नहीं है। आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपको अपनी जो तालीमी असनाद हैं जिसमें आपकी डिग्रीज हैं, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, वो सबसे पहले आपको एक $95 to $100 एक फीस होती है, वो आपको you have to send them to one of the authorized educational bodies which actually endorse or like give you that certificate that you are a bachelor. तो इसलिए आप अगर आप बैचलर हैं तो by paying that fees and by sending those documents you can have that endorsement from one of the ECA bodies. अच्छा सर, अभी आते हैं सक्सेस रेट पे। जी, जो हमारा लास्ट जो पूरा फिस्कल ईयर गुजरा है उसमें क्या सक्सेस रेट रहा है और अभी जो क्वार्टरली चल रहा है उसका क्या सक्सेस रेट है? देखिए अभी तो खैर पूरा फिस्कल ईयर चल ही रहा है और अभी मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मजीद अभी 4-5 महीने बाकी है, राइट। अभी स्टैटिस्टिक तो मेरे जहन में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन वो तो कोई भी देख सकता है रिसर्च करके। लेकिन when we started off in 2022 तो मुझे याद पड़ रहा है कि शुरू के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर if we talk about EB2 NIW तो I guess रिसीव हुई थी उनको, इसमें से शायद 1700-1800 अप्रूव हुई थी, 1800 समथिंग। तो अप्रूवल रेशियो बहुत अच्छा है इसका NIW का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अवेल करना चाहिए अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये आपकी फैमिली, आपके बच्चों को ग्रीन कार्ड मिलेगा इसमें। और अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई करें और फिर इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर विल टॉक अबाउट
the success ratio of this fiscal year. अच्छा दूसरा सर ये देखें कि इसमें USCIS को किस तरह जो उन्होंने 3 प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, ठीक है, तो उसको किस तरह हम डिफाइन, हमारी एक्सपर्टीज उसमें क्या होती है। लोग जैसे बोलते हैं ना कि हम अगर आपको केस, बहुत सारे हमारे पास RFEs भी आती हैं कि उन्होंने खुद से सेल्फ पिटीशन कर लिया, अब उनके पास RFE आ गया, अब वो केस हमारे पास आ गया, तो आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, किस तरह जस्टिफाई करेंगे, तो उस पे हमारी क्या एक्सपर्टीज होगी है, हम किस तरह उसको लेके चलते हैं। देखिए RFEs, आपने अच्छा हुआ ये सवाल किया, क्योंकि अब ना सिर्फ वो लोग जिन्होंने अप्लाई किया हमारे पास और उनकी RFEs आई, बल्कि अब वो लोग भी हमारे पास आ रहे हैं जिन्होंने खुद अप्लाई किया और अब उनको पता है कि अगर उनकी RFE आई है तो गुरु कंसल्टेंट्स ही एक ऐसा मुस्तनद, ऑथेंटिक, एक्सपीरियंस्ड नाम है EB2NIW में खास तौर पे, जो हमारी मदद कर सकेंगे। तो हमारा बड़ा अच्छा इसमें रेशो है, लाइक 40 to 60% हमारी इस बीच में रहता है RFEs के। 10 हमारी अगर RFEs आई तो 4 से 6 RFEs हमारी बाद में अप्रूव हो जाती हैं, और उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि इन द एंड जो असल एक्सपर्टीज होती है इसमें ऑफ कोर्स क्लाइंट का भी उसका इनपुट होता है, लेकिन जो पिटीशन लेटर बनाते हैं हम इन द एंड, हम पूरे इस केस को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से हम कन्विंस करते हैं USCIS के ऑफिसर्स को कि जिसमें वो जो तीनों उनके प्रॉन्ग शामिल हैं उनको जस्टिफाई करते हैं, तो सारा एक्चुअली जो की रोल है तो वो पिटीशन लेटर प्ले करते हैं। और साथ साथ हमें पता है कि जहाँ RFEs आती हैं वहाँ पे कोई ना कोई चीज इसी तरह की मिसिंग होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 4 to 6 हमारी पिटीशन 10 में से कभी 4 कभी 5, यानी 50 में कहूँ तो मैं गलत ना होऊंगा, 50% हमारा सक्सेस रेशियो है इवन आफ्टर रिसीविंग RFEs। अच्छा सर, इसमें जो है वो जो हमारी प्रायोरिटी डेट है EB2NIW में, वो किस हद तक मैटर करती है? देखिए प्रायोरिटी डेट तो आपको पता है कि चाहे कोई भी इमिग्रेशन का प्रोग्राम हो, चाहे वो फैमिली बेस्ड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो, ये जो आपकी प्रायोरिटी डेट होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस प्रायोरिटी डेट पे ही इन्हिसार होता है इस बात का कि आपका वीजा है वो कब अवेलेबल होगा आपको, राइट। तो ऐसे ही जैसे हमने देखा कि पिछले साल तक तो थ्रू आउट EB2 जो था वो करंट था। जब हम कहते हैं करंट था तो इसका मतलब ये होता है, मैं अपने उन लोगों को जो नहीं समझते इस बात को, कि जैसे हर महीने एक वीजा बुलेटिन आता है उनका, जिसमें सारी जो कैटेगरीज होती हैं, चाहे वो फैमिली बेस्ड हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो, वहां पे या तो एक कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि उस डेट से पहले जिनकी पिटीशन अप्रूव हुई नहीं है, ऑफ कोर्स हम उनकी बात कर रहे हैं जिनकी पिटीशन अप्रूव हुई, उनकी बात नहीं कर रहे हैं जिनकी सिर्फ प्रायोरिटी डेट तो पहले की है लेकिन पिटीशन अप्रूव नहीं हुई। तो वो लोग जिनकी प्रायोरिटी डेट उस कट ऑफ डेट से पहले है और उनकी पिटीशन अप्रूव हो चुकी है, उनके लिए इस साल जो वीजा है वो अवेलेबल है कि वीजा टू बी असाइन्ड टू बी गिवन। और अगर सी लिखा हो वहां पे, करंट का मतलब ये है कि you don't need to see or follow any cut off date, rather it is current, it is available for the whole year। तो पिछले साल तो हमने देखा हमारे आंखों के सामने आहिस्ता आहिस्ता लोगों उसमें थोड़ा सा बैकलॉग आना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी खास तौर पे क्योंकि 2 तरह के लोग अप्लाई करते हैं हर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी के लिए, हर इमिग्रेंट बेस्ड कैटेगरी के लिए। एक तो आपको पता है कि लोग करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करते हैं, और ये वो लोग होते हैं कि जो ऑलरेडी अमेरिका में होते हैं किसी लॉफुल नॉन रेजिडेंट वीजा पे, और वो अप्लाई करते हैं, फिर यानी अगेन वो पिटीशन फाइल करते हैं और चेंज ऑफ स्टेटस करते हैं। उनका तो बैकलॉग यानी फरवरी 2022 उनका बैकलॉग है, यानी वो लोग जो चेंज ऑफ स्टेटस के लिए पिटीशन फाइल करने लगे हैं तो वो अभी ना करें अगर उनकी I-140 पिटीशन फरवरी 2022 के बाद अप्रूव हुई है, क्योंकि वीजा सिर्फ उनके लिए अवेलेबल है
जिनकी पिटीशन फरवरी 2022 से पहले हुई है, लेकिन ये उनकी बात है जो चेंज ऑफ स्टेटस कर रहे हैं। हमारे पास लोग जो आते हैं मोस्टली 99% वो ऑब्वियसली वो लोग होते हैं जो काउंसलर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि अप्लाई करें इसके लिए। उसमें जैसे मैंने कहा कि पहले करंट था, फिर 2 महीने, अब चंद महीने का गालिबन दिसंबर 2022 of 2022 is the cut off date। तो यानी हम लोग चंद 4-5 महीने का बैकलॉग आ चुका है, लेकिन जहाँ ये बात फिक्रमंदी का बाइस बने, मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे वो लोग जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, कि देखिए अभी चंद माह का बैकलॉग है, ये तो बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी ये 5 महीने है, ये बढ़ भी सकता है और ये कहीं उस स्टेज पे ना पहुंच जाए जहाँ पे इंडिया का पहुंच गया, 8-10 साल का बैकलॉग है, चाइना का है 4-4, 5-5 साल का बैकलॉग है। तो वो लोग जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, वो इसको बजाय इसके कि समझे कि बैकलॉग आ गया, वो अप्लाई करें एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये बैकलॉग कहीं और ना बढ़ जाए। इसलिए जो है वो इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज उनकी जो स्पाउस हैं उनकी प्रोफाइल भी अच्छी है, अच्छी खासी है, कि वो चाह रही है कि मैं भी उनके साथ पैरेलल जो है इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करूं। तो दोनों के केस अलग अलग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकली तो वो कर सकते हैं और बाय स्टैच्यू वो कर सकते हैं, बाय लॉ वो कर सकते हैं, अगर उनके लिए यानी अफोर्डेबल है, बिकॉज उन दोनों को फिर पिटीशन फी पे करनी पड़ेगी और $700 ईच। तो अगर वो दोनों समझते हैं कि दोनों का ही यानी प्रोफेशन ऐसा है जो हाईली इन डिमांड है या जिसमें उनको नेशनल इंटरेस्ट वेवर मिल सकता है, तो वो दोनों साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो दोनों उसकी पिटीशन फीस पे कर सकते हैं, ईसी की फीस पे कर सकते हैं, तो वो दोनों, ऑफ कोर्स हम भी हमारे लिए 2 केसेस हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा उतना ही चार्ज करेंगे, लेकिन बहरहाल हमारी फीस भी कुछ उसमें इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन टेक्निकली वो कर सकते हैं। दूसरा सवाल सर मेरे पास आता है कि अब प्रिंसिपल एप्लीकेंट हैं, तो 2 स्पाउस है उनकी, ठीक है। 2 स्पाउस के साथ अब ये सवाल आता है कि वो सिर्फ एक स्पाउस अलाउ है इस पे या वो दोनों के लेके जा सकते हैं? देखिए, अगर किसी सऊदी अरब की इमिग्रेशन होती या किसी ऐसी हमारी इस्लामी कोई कंट्री होती, तो वहां पे तो ये यकीनन होता है ऐसा, लेकिन ये कि ऐसा नहीं है, बिकॉज इन अमेरिकन लॉ यू कैन ओनली हैव 1 वाइफ, ठीक है। तो वहां पे ऐसे कोई मोर देन 1 वाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ओनली 1 and only wife is allowed to go। Now it's up to a person to choose which wife। ये अलग बात है। अच्छा, जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, अब दोनों स्पाउस में से बच्चे हैं, तो बच्चे भी सिर्फ उन्हीं के कंसिडर होंगे जो वो जिस स्पाउस को वो लेके जाना चाह रहे होंगे, या बच्चे उनके सारे जो है वो जाना चाहिए? नहीं, बच्चे भी उसी के कंसिडर होंगे जो उसी माँ बाप में से। ठीक है सर। एक और सवाल है, जैसे सर जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरीज हैं जिसमें F1 है, J1 है, H1B है, अगर वो EB2 NIW को प्रोसेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं? कर सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेटस के साथ जो हमने बात की थी जी। लेकिन जैसे हमने बात की थी कि उनका बैकलॉग 10-12 महीने का हो चुका है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर वो वहाँ पे किसी भी यानी टेम्पररी वर्क वीजे पे हैं, नॉन रेजिडेंट वीजे पे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो चेंज ऑफ स्टेटस के साथ कर सकते हैं। मगर अभी तक की जो कट ऑफ डेट है वो फरवरी 2022 से पहले अगर उनकी पिटीशन अप्रूव हुई है तो उनके लिए वीजा अवेलेबल है। लेट्स सी कि आगे जो वीजा बुलेटिन्स में ये डेट कितनी आगे बढ़ती है, तो टेक्निकली कर सकते हैं। के बाद सर क्या वो वहीं के लिए बाउंड हो जाएंगे जब तक कि उनका चेंज ऑफ स्टेटस नहीं हो जाता या एप्लीकेशन उनकी प्रोसेस में नहीं आती, वो उस कंट्री के लिए बाउंड हो जाएंगे, कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते? ट्रैवल तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रैवल नहीं कर सकते वो। लेकिन ये कि ये बात सही है कि जब आप एक दफा चेंज ऑफ स्टेटस के लिए कर देते हैं तो आप
यानी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए फिर एक आपको अलग एप्लीकेशन देनी पड़ती है, बट मोस्टली ये प्रैक्टिस होती नहीं है, ठीक है, वरना होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक नॉन रेजिडेंट स्टेटस पे हूँ ठीक है, और मैं यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहता हूँ, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग बैक टू योर कंट्री? अच्छा, तो इसलिए मोस्टली ऐसा होता नहीं है, लोग वहीं पे रुकते हैं until the petition is approved or not approved। लेकिन उस बीच में अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी को इमरजेंसी होती है तो वो अपने ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स बाय लाइक यू नो कन्विंसिंग USCIS उसमें जाना जरूरी क्यों है, ठीक है, उसके लिए फिर एक अलग पाथवे है, आपको दोबारा एक और फॉर्म फिल अप करना पड़ता है, उसकी फी अदा करना पड़ती है और फिर वो समझें तो फिर आपको अलाउ कर देते हैं दूसरी पे। ठीक है सर। एक और सवाल है कि while preparation of my petition, ठीक है, in between अगर मैं अपनी जॉब को स्विच कर लेती हूँ तो इससे क्या मेरी जो पिटिशन सबमिट होगी फॉर USCIS में उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा या फर्दर वीजा फाइलिंग में आएगा या फिर एम्बेसी के प्रोसेस में आएगा, तो इस पे आप क्या करेंगे? देखिए, आप उस वक्त तक कर सकते हैं इसमें कोई भी अमेंडमेंट या कोई एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब तक कि उनको आपकी पिटीशन रिसीव ना हो। Once you have filled the form and you have already sent all those evidence, फिर तो आप उसको नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाद में इंटरव्यू के वक्त आप ये कह सकते हैं कि at the time of sending the petition I was working in that organization, but later on I switched my job and now I'm working in this organization। तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन अपनी पिटीशन में अपने फॉर्म में आप नहीं कर सकते क्योंकि वो वहां पे रिसीव हो चुका होगा, और ये ऐसा ऑनलाइन नहीं है कि आप उसको एक दफा एडिट कर देंगे, पेपर बेस पे। हमारा बहुत अच्छा सेशन हुआ, ठीक है, और मजीद आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड, क्योंकि सर अली ने आपको पहले भी EB2 NIW के हवाले से बहुत ज़्यादा गाइड किया है, तो मैं मेरे हिसाब से तो अब जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा मजीद आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम आपको फर्दर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। You're welcome।